हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स के ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। ये सब जानने के बाद आज हम बात करते हैं हमारा संविधान, भारत का संविधान, उसकी फ्रेमिंग किस प्रकार हुई। ठीक है, तो बच्चों, जब हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है अबाउट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में इंडिया आता है। हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको हिस्ट्री की क्लास में हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो 1942 में क्या होता है, एक क्रिप्स मिशन आता है जो फेल हो जाता है। इंडिया क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देती है, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तीन लोग इसमें आते हैं। एवी अलेक्जेंडर, क्वेश्चन आता है ये भी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन को लेकर के। तो एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही है जो क्रिप्स मिशन वाले हैं, क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे भारत। और पैथिक लॉरेंस, ये तीन लोग होते हैं और ये कैबिनेट मिशन लेकर के भारत आते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे और आपकी संविधान बनाने में भी हम मदद करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने में हम मदद करेंगे। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जुलाई 1946, जुलाई 1946 elections were held फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव होते हैं। अब बात होती है चुनाव में वोट कौन करेगा। इन चुनाव में क्या जनता वोट करेगी, डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेट करेंगे? तो आंसर है नहीं। मेजोरिटी सीट्स, जो मेजोरिटी मेंबर्स थे, वो इलेक्ट करके आते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा। मतलब members of constituent assembly were elected by the members of provincial assemblies। ठीक है, नॉट ऑल द मेंबर्स बट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स की, तो उसको डिवीजन देख लें आप। टोटल मेंबर्स जो थे हमारे संविधान सभा में, वो थे 389। ओके, प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा जो आए 292। ओके, प्रिंसली स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे 93। अब बचे चार मेंबर। ये चार चार मेंबर कौन थे? ये चार मेंबर थे चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकर 389 मेंबर्स टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेशन अगर हम बात करें, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हेल्ड हुआ था 9 दिसंबर 1946, प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। और जब हम बोल सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट, या ही वॉज द ओनली टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि 11 दिसंबर को जब सेकेंड सेशन होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, बट अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ऑप्शन में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दिए रहते हैं, तो हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मार्क करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिमांडेड न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान फॉर्मेशन के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आफ्टर दैट 11 दिसंबर 1946 सेकेंड सेशन हेल्ड हुआ असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was
elected as the President of Constituent Assembly, Sir B.N. Rao was appointed as the legal advisor of Constituent Assembly। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को जब सेकंड सेशन हेल्ड होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डॉक्टर सर बी एन राव को अपॉइंट किया जाता है एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अलावा अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अब जो संविधान सभा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको 22 कमिटियों में हमने बांटा। 22 कमिटी में बांटा सो दैट दे कैन गिव वेरियस इनपुट्स एंड एक्सपेक्ट्स ऑन डिफरेंट सिनारियोज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू 22 committees in order to give various inputs। सबको डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया सो दैट कलेक्टिवली मिलकर के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूप दे सकें, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकें। उसके लिए हमने इनको 22 कमिटियों में बांटा। अब कमिटीज में जो इंपॉर्टेंट कमिटीज आपकी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देख लें हम स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करते हैं स्टेट कमेटी की, स्टेट कमेटी हो गया या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, और अगर हम बात करें यूनियन पावर कमेटी हो गई, तो इनके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे डिफरेंट कमिटीज होगी। ऐसे और भी कमिटीज हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, या इसको हम ऐसे कहें कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, enacted on 26 नवंबर 1949। अभी आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल में लास्ट में ये मेंशन है that in our constituent assembly this 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को तैयार तो हो गया, लेकिन और लागू भी हुआ, ऐसा नहीं है, लागू भी हुआ लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ। लाइक सिटीजनशिप ये लागू हो गया था, बट अगर हम बात करें पूरी तरीके से ये लागू कब हुआ, तो ये पूरी तरीके से लागू होता है कंप्लीटली इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब संविधान को अडॉप्ट करने के 2 महीने बाद। और ऐसा क्यों, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो हमने 2 महीने का वेट क्यों किया, बिकॉज दिस डेट इज वेरी ऑस्पिशियस। ये डेट बहुत ही ऑस्पिशियस थी, क्योंकि लाहौर सेशन 1929 को जो लाहौर सेशन हेल्ड हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी पूर्ण स्वराज की, कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 से हम भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को।
बट ये डेट, इस डेट को हम ना भूलें, इसलिए हमने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया अपना, सॉरी, इन्फोर्स किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और इस दिन हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्योंकि हमने संविधान को पूर्णतः लागू किया। बट अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक की, तो इस रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? अब आप बोलोगे इसको बोलते हैं गणतंत्र, सही बात है, बट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहां पे जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बॉडी, कि कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, इलेक्टेड बॉडी है, हम चुनते हैं उनको, हम अपने बीच में से ही किसी को चुनते हैं और वो हेड बनता है। दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड बॉडी, नॉट लाइक अ किंग, कि किंग है तो उसके बाद प्रिंस है वो चार्ज ले लेगा, ये इलेक्टेड बॉडी है। ओके, सो ये लिटरल मीनिंग होता है रिपब्लिक का। आगे चलते हैं। तो अब हमने, हमारा संविधान बन गया, संविधान बन के तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास उस संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, तो वो देख लेते हैं। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स divided into 22 parts and 8 schedules। ठीक है, मतलब जब हमारा संविधान इनिशियली बन के तैयार हुआ उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे। अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट सिनारियो लें, मैं इसको इधर रफ कर दे रहा हूं, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो लें तो इस समय हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? तो अप्रॉक्स 450 आर्टिकल्स हैं, टू बी एग्जैक्टली शायद 448 450 इस तरीके से है, बट हम उसको कह सकते हैं 450 लगभग अप्रॉक्स हमारे पास आर्टिकल्स है। ठीक है, ओरिजिनली तो हमारा था 395। प्रेजेंट सिनारियो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, 448 आर्टिकल्स, ब्रैकेट में मैं अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो अभी भी नंबर्स में आपको 395 ही दिखेंगे, बट हमने उसको डिफरेंट, जैसे लाइक 21 आर्टिकल है तो हमने उसके बाद 21 ए एक आर्टिकल ले आए, 21 लाइक 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज हम ले आए। ठीक है, उस तरीके से अगर हम जोड़ें तो टोटल 448 आर्टिकल्स थे, बट अगर हम लास्ट आर्टिकल देखेंगे तो वो अभी भी 395 है, बट टोटल आर्टिकल्स इन काउंट करेंगे तो वो अप्रॉक्स 448 है, या प्लस माइनस 5-6 हो सकता है। इसके बाद पार्ट्स की अगर बात करेंगे तो 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल्स की बात करेंगे तो 12 शेड्यूल्स हैं। 8 शेड्यूल से पहले, 12 शेड्यूल हैं अब हमारे। तो ये जो 12 शेड्यूल, 4 शेड्यूल बढ़ गए, तो इसमें जो 9th वन था, 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल रिलेटेड है किससे? लैंड रिफॉर्म से, और ये ऐड हुआ हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान, पहला संविधान जब हमारा संविधान में हमने उसमें संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, तो उस तरीके से ये पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ? 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया। फिर आया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल था एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसमें क्या होता है, एंटी डिफेक्शन, ये दल बदल कानून लाया गया कि अगर कोई कैंडिडेट, आपने किसी को चुना, जनता ने चुन करके उसको स्टेट असेंबली या सेंट्रल में आपने उनको भेजा, लोकसभा में भेजा, वो एक पर्टिकुलर पार्टी पार्टी के थ्रू गया, मतलब आपने किसी पार्टी पे वोट किया, उस पार्टी का कैंडिडेट इलेक्ट होकर के वो हमारे असेंबलीज में जाके बैठ रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि उस पार्टी के मेंबर इलेक्ट होकर के जाए। अब अपने कार्यकाल के दौरान वो अपनी उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जंप नहीं कर सकता, मतलब अपना दल नहीं बदल सकता।
एक्स पार्टी चुन के गया तो वो वाई पार्टी में उस कार्यकाल के दौरान नहीं जा सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसे रोकेगा। तो दिस एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। जिसको लिख लेते हैं, इट वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, तो इस तरीके से 10th शेड्यूल जुड़ा। 11th शेड्यूल, जो 11th शेड्यूल है वो बात करता है पंचायत की। ठीक है, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। दोनों लोकल लेवल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज इन रूरल एरियाज पंचायत, अगर हम अर्बन एरियाज में बात करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटीज। और दोनों आया पंचायत आया आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस तरीके से हमने अपने 4 शेड्यूल्स को और ऐड कर लिया। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स को आगे लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेसिक से सारी चीज समझ में आए, कोई चीज भी मिस ना हो, सो दैट यू कैन एंजॉय दिस सब्जेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।